हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। गालिब का ये शेर मैं जिनके लिए आज पढ़ने जा रही हूँ, सबसे पहले मैं उनको नमन करती हूँ। शी वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, मुस्लिम शासक, एक मुस्लिम शासक, एक महिला जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में 1236 में राज्य किया। 3 साल 6 महीने कुछ दिन उनका शासन रहा। कहते हैं कि अगर वो और टाइम तक शासन करती तो शायद दिल्ली की और हमारे भारतीय इतिहास की कहानी कुछ और होती। बहुत ही कम समय का शासन, लेकिन जितना भी शासन इतिहास में स्वर्णाक्षरों में रज़िया सुल्ताना का नाम है। बहुत फिल्में इन पर बनी हैं, बहुत कुछ इनके ऊपर लिखा जा चुका है। आज मेरी भी कोशिश है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को रज़िया सुल्तान के बारे में कुछ बताऊं। मैं उनकी बहुत बड़ी, जैसे कहें कि बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। मैं कई बार अपने को रज़िया के साथ, मुझे लगता है कि रज़िया के लिए मैं लड़ लूँ, झगड़ लूँ, क्या कह दूँ मैं। मतलब रज़िया सुल्तान मेरे लिए एक हीरो है। तो बचपन में कभी हेमा जी की एक फिल्म देखी थी रज़िया सुल्तान, और तब से मैं इस को पढ़ना चाहती थी, देखना चाहती थी। और जब मैंने इनके बारे में जाना कि किस तरह की वो रूलर थी, किस तरह उन्होंने शासन किया, थोड़ा सा पहले आपको हिस्ट्री बताते हैं। दिल्ली सल्तनत, जो आप कुतुब मीनार देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दास वंश बोल सकते हैं उन्होंने अपने आप को सुल्तान कहना ठीक नहीं समझा, लेकिन वही शासक थे पहले। और वास्तविक संस्थापक जो हमारी हिस्ट्री की लैंग्वेज है, वो इल्तुतमिश को मानते हैं, उनके दामाद को, जो रज़िया के पिताजी थे। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक थे। 4 साल के शासन के बाद इल्तुतमिश आते हैं। इल्तुतमिश को मैं कहूँगी वॉज द हेड ऑफ हिज टाइम। 3 बेटे और एक बेटी है रज़िया। तो रज़िया बहुत लाडली थी। चारों बच्चों को उन्होंने शिक्षा दीक्षा जिस तरह से करी थी, वैसे उन्होंने रज़िया को शिक्षा दी थी। बचपन में ही उन्होंने रज़िया को पहचान लिया था कि बहुत कुशल है। जिस तरह से वो तलवारबाजी सीखती है, उस तरह से वो उर्दू के बारे में पढ़ती है, कविताएँ लिखती है। बहुत ज़हीन, बहुत सुसंस्कृत, बहुत तमीज़दार। और उसके पिता ने उसके अंदर सारे गुण देख लिए थे शासक होने के। लेकिन लड़की थी, तो वो जब उन्होंने घर में या महल में बात चर्चा चलाई, तो उनकी एक जो इनके यहाँ बहुत सारी पत्नी होती, तो एक पत्नी लाल कुंवर थी, जिनके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज और दूसरे लोग थे। उन्हें ये चीज़ थोड़ी नहीं पसंद आई, तो वो अपने उत्तराधिकारी को चुनना चाहते थे, लेकिन चुन नहीं पाए। फिर अचानक 1236 में जब उनकी डेथ हो जाती है, तो जो तुर्कान चहलगानी 40 लोग होते थे, जो कि दरबार को चलाने में शासक की सहायता करते थे सुल्तान की, उन्होंने रज़िया को शासक मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर कोई महिला शासन करे। लेकिन क्या होता है, रुकनुद्दीन फिरोज जो रज़िया के भाई थे, उनको शासक बना दिया जाता है। तो क्या होता है कि रुकनुद्दीन फिरोज ऐशो में, आराम में, अय्याशी में अपना समय व्यतीत करते हैं, एक दुर्बल शासक सिद्ध होते हैं। और उनकी माँ वास्तविक शासन अंदर से चलाती थी। तो जब धीरे धीरे चहलगानी को समझ में आया कि जब एक औरत का ही शासन देखना है, तो क्यों ना फिर रज़िया का ही देखा जाए, जो कि इल्तुतमिश की भी इच्छा थी। तो रज़िया दिल्ली के लोगों की सलाह पर और उनकी सबकी सहमति से शासक बनती है। 1236 में वो शासक बनती हैं। देखिए, वो अपने आप को सुल्ताना नहीं कहलाती, वो रज़िया सुल्तान के नाम से शासन करती हैं। और उनके जब पिताजी थे इल्तुतमिश ने, अपने जीवन काल में ही किसी टाइम वो भटिंडा जाते हैं, तो वो अपने साथ किसी युद्ध में इनको ले जाते हैं। तो इन्होंने टंका और जीतल 2 सिक्के चलाए थे, तो उन पर रज़िया का नाम अपने साथ खुदवाए थे। ये भी हमारे नेट पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो रज़िया इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध थी, इतनी ज़्यादा योग्य थी, तो वह क्यों नहीं शासन कर पाई। मैं थोड़ा सा एक अलग बात आपको बताती हूँ। मिन्हाज उस सिराज बहुत बड़ा इतिहासकार हुए हैं, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के बारे में, मुस्लिम शासकों के बारे में सब लिखा है। वो कहते हैं कि रज़िया की एक ही कमी थी, वो अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा योग्य थी, शासक बनने के काबिल थी। बस एक ही कमी, तो उसकी वजह से मैं इनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि वो एक औरत थी। आज भी हमारा समाज औरतों को अपनी बराबरी के स्तर पे नहीं लाता। अभी भी समाज में बहुत कुछ होना बाकी है औरतों की, क्योंकि वो एक दूसरे दर्जे की नागरिक, या उनकी जो उनके ऊपर एक लाछन सा लगा के उन्हें रोक दिया जाता है कि जब भी वो आगे बढ़ती हैं। तो ये हमारे इसमें होता ही है। तो अब सोचिए, आज से इतने साल पहले, बिल्कुल मध्य काल में, दिल्ली सल्तनत की बात मैं कर रही हूँ, 12वीं-13वीं सदी की मैं बात कर रही हूँ। उस वक्त रज़िया का किस तरह से रहा होगा, कि कितना विरोध का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन फिर भी वो कुभा और कहते हैं कि कोट और एक इस तरह से आवरण सा ओढ़ा जाता था, उसको हटा देती है कि मैं पर्दे में नहीं रहूँगी। और वो युद्ध में भी जाती है, शासन लेती है,
बीच में जाती है, बहुत अच्छे से दरबार चलाती थी। तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान बोलेंगे। और उसने शासन, उसका एक नाम रजिया अल-दीन नाम भी उसका था। तो उसमें क्या हो रहा कि बचपन में ही उसके पिता ने भांप दिया था कि वो बहुत बड़ी है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, देखिए वो एक औरत भी तो थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लेकिन जो भी है कि एक लव ट्रायंगल जैसा एक चीज़ देखने को मिलती है। सबसे पहले तो रजिया पर आते हैं। अमीर आखुर इनके यहाँ एक वो होता था जो कि अस्तबल का मेन, जिसे कहते हैं कि घोड़ों का संरक्षक था, जो देखा जाता था, प्रभारी कह सकते हैं, जो कि अध्यक्ष कह सकते हैं। तो एक याकूत करके इनका एक अबिसिनियाई दास था, जो कि इनके घोड़ों का अस्तबल में दास था, जो कि इन्होंने उन्हें अमीर आखुर बना दिया था, जो कि इनको राइड में बिठाता था और कहते हैं कि घुड़सवारी सिखाता था, इनकी बहुत हेल्प करता था। तो उसके संपर्क में आती हैं। अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं कि उसके साथ इनका प्रेम संबंध बन जाता है या उसको थोड़ी विशेष कृपा देने लगती हैं। और वहाँ तीसरी बात ये होती है कि एक भटिंडा का एक शासक था अल्तूनिया, जो कि बचपन से रजिया को चाहता था, या जो कि रजिया के साथ विवाह करना चाहता था। कहते थे कि बचपन में उनका मित्र था। तो उस तक ये बात जाती है, तो नेचुरली वो चिढ़ में और जलन में इसके ऊपर आक्रमण कर देता है कि कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। रजिया जाकर लड़ती है, लेकिन दोनों के युद्ध में याकूत मारा जाता है और उसके बाद वो इसको कैद कर लेता है, जिसके प्रति उसे प्रेम था, लेकिन उसी को कैद कर लेता है। और उसके सामने दो शर्त रखता है कि या तो मेरे साथ विवाह कर लो या फिर तुम पूरी ज़िंदगी कैद में रहो। इधर क्या होता है कि जब वो ये सब युद्ध में और कैद में कर जाते हैं, तो रजिया का जो ब्रदर था, तीसरा ब्रदर था बहराम शाह, वो उसके गद्दी पे पीछे से अधिकार कर लेता है। अब रजिया को थोड़ी अक्लमंदी लगाती है, हुनरमंद और दिमाग वाली तो बहुत थी, कि मैं इसके साथ, याकूत की तो डेथ हो ही गई थी, कि मैं इस अल्तुनिया के साथ, जो कि उसको बहुत ज़्यादा चाहता था, उसके साथ शादी कर लेती हूँ, तो मैं दोबारा से अपना दिल्ली शासन को प्राप्त कर लूँगी। तो वो उसकी शर्त मान लेती है, उसके साथ विवाह करती है। लेकिन देखिए बदकिस्मती कितनी होती है कि उधर वो उसके साथ विवाह करके अभी कुछ ही दिन बीते थे या महीने बीते थे, तो वो अपना जब लौट रही होती है, तो अब ये कोई साजिश थी या ये कोई अचानक की घटना थी, कितना उसके साथ दुर्भाग्य है। कहते हैं ना, दिल टूटने की आवाज़ नहीं होती, भरोसा टूटने की आवाज़ नहीं होती। जो कुछ काम तन्हाइयों में ऐसे हो जाते हैं कि जिसके इतिहास सालों उसके इतिहास उसके बारे में बात करता है। रजिया भी एक ऐसा उदाहरण बन गई कि वो इतिहास में दर्ज है, उसे कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ था। हरियाणा के पास एक जगह है कैथल। कैथल का नाम देखे कि बार बार रजिया के उसमें आता है कि ये लौट रही थी अपने पति के साथ, कुछ सरदार इसके साथ थे, तो सरदार इसको छोड़ देते हैं, या वो साजिश का क्या था कि वो छोड़ के इन दोनों को अलग हो जाते हैं। तो वहाँ पे कुछ लुटेरों का गिरोह था, जो कि गहने वगैरह पहने थे या कुछ इनको लूटने के इरादे से आते हैं, और लुटेरों के द्वारा ये मार दिए जाते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ, उसके पति अल्तुनिया को भी और रजिया को भी उनके द्वारा मार दिया जाता है। बाद में पता चलता है कि ये रजिया सुल्तान और उनके पति अल्तुनिया हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कि जो तुर्के चहलगानी ने ये करवाया था, या उसके भाई ने करवाया था, या किसी और की साजिश थी, या अचानक का कोई काम था। लेकिन वो इतनी काबिल, इतनी होशियार जो सुल्तान थी, आगे वो कर सकती थी शासन। उसकी इस समय मौत हो जाती है 1240 में, 14 अक्टूबर 1240 में उसकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में आज भी रजिया की कब्र है। और बस कहते हैं कि उसका पतन वहाँ से शुरू हुआ था कि जब वो गुलाम जो था अबिसिनियाई, अगर उसके साथ उसका ये लव अफेयर वाली चीज़ नहीं होती। लेकिन ये जो होता है, जो होना होता है वही होता है। और उसके बाद ये 14 अक्टूबर को जब इसकी डेथ हो जाती है, तो इसके बारे में मैं बात करने से पहले, मतलब बात तो मैंने इसका जीवन परिचय बता ही दिया, लेकिन ये एक ऐसी महिला शासक हुई थी जो अपने टाइम से बहुत आगे थी। इसने सिक्के चलवाए, इसने पूरा युद्धों में भाग लिया, इसने महिलाओं के लिए काम किया, इसने प्रशासन में गहरी दिलचस्पी ली, दरबार लगाती थी, तलवारबाजी करती थी, लिखती थी और बहुत कुछ करना चाहती थी। इनके जो पिताजी थे इल्तुतमिश, वो भी बड़े योग्य थे। वो उस वक़्त कहीं से बाहर से अपने शिक्षक की नियुक्ति करते हैं और नई नई चीज़ें शुरू करते हैं दिल्ली में। मदरसा, रजिया ने भी मदरसे बनवाए, इल्तुतमिश ने मदरसे बनवाया। कुतुब मीनार तो आप लोग देखते ही हैं, जो कि इनके नाना, जो रजिया के नाना थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी। तो ये बात करते में मुझे ये लगता है कि एक इतनी योग्य शासक, जो मिन्हाज कहता है कि रजिया की सिर्फ एक ही कमी थी कि वो एक औरत थी। और इतना ज़्यादा, क्योंकि मुस्लिम जो तुर्की के उनके 40 तुर्कानी चहलगानी थे, वो एक औरत को नहीं देखना चाहते थे। उसके खिलाफ षड्यंत्र हुए और उस तरह से मारी गई। मैं नमन करती हूँ रजिया सुल्तान को। और
बहुत फिल्में बन गई हैं। हेमा मालिनी जी ने बहुत अच्छा रोल किया है। रज़िया सुल्तान पे तो कमाल अमरोही ने पिक्चर बनाई थी। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, बहुत एक इसका दिल नादान करके गाना है जो बहुत फेमस गाना है, लता जी की आवाज़ है। जब भी मेरा मन होता है मैं भी सुनती हूँ उस गाने को। रज़िया के ऊपर बहुत सीरियल भी बने हैं। और कहते हैं ना, आज एक कहावत सी है कि रज़िया गुंडों में फंस गई। इसमें कोई हंसी वाली चीज़ नहीं है। ये एक कहावत इसलिए बन गई है कि इतनी महान शासक का अंत किस तरह से एक लुटेरों के द्वारा हो जाता है। तो बस आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और रज़िया सुल्तान को प्रणाम करते हुए, जो दिल्ली की सल्तनत की तीसरी शासक थी, आज अपने स्टूडेंट्स को मुझे यही बताना था कि हम उनके बारे में पढ़ें और उनसे सीखें कि अगर आपके मन में कोई जज्बा है, कोई भरोसा है, तो जो मध्य भारत में उस समय मुस्लिम में जिसमें कि औरतों का महल के अलावा कोई लाइफ ही नहीं थी, उस टाइम पढ़ती हैं, शासन संभालती हैं, 3 साल 6 महीने तक शासन करती हैं। प्रेरणा लें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। नमस्कार, धन्यवाद।